मैंने 3 साल तक एक रेस्टोरेंट चलाया। दुकान का मासिक किराया 3,000 है। कभी भी देरी नहीं की। लेकिन उस दिन मकान मालिक एक एजेंट के साथ दुकान में आया। अगले महीने का किराया बढ़कर 8,500 हो जाएगा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो चले जाओ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर संतुष्ट होकर चले गए। जैसे ही वे गए, मैंने तुरंत फोन करके एक बांजागुंस को बुलाया और रातों रात दुकान को सड़क के पार ले गया। वहां का मासिक किराया केवल 900 रुपए है। उस दिन दोपहर मकान मालिक फान डेबियाओ एक एजेंट के साथ मेरी दुकान में आए। छोटे, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है। मैंने आवाज सुनी और सिर उठाया। फान अंकल, आज आप कैसे आ गए? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस दुकान के चारों ओर घूमते रहे। छोटे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आप कहिए। ये सेंशन ऐसा है, इस दुकान का हम फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं। फान सेंशन का मतलब है अगले महीने से किराया थोड़ा बढ़ाना होगा। मेरे मन में एक भारीपन आया। कितना बढ़ेगा? फान डेबियाओ का अनुमान बहुत सामान्य था, 8,500। हवा एकदम शांत हो गई। ये सेंशन, ये पहले से ही दोस्ताना कीमत है। आप इस सड़क पर लोगों की भीड़ देखिए। 8,500 सच में ज्यादा नहीं है। अगर आप सहमत नहीं होते तो हमें इस दुकान को दूसरों को किराए पर देना पड़ेगा, तब यह कीमत नहीं रहेगी। मेरे हाथ में कपड़ा था। मैंने तुम्हें निचोड़ लिया। मासिक किराया 3,500 से बढ़कर 8,500 हो गया। यह 2 गुना हो गया। मेरा यह छोटा रेस्टोरेंट सुबह से रात तक काम करता है। 1 महीने का शुद्ध लाभ भी केवल 1 लाख के आस पास है। इस किराए की बढ़ोतरी के साथ मैं फान डेबियाओ के लिए मुफ्त में काम कर रहा हूँ। फान डेबियाओ ने मेरी ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके होंठों पर मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। उन्हें लगा कि मैं इस जगह से दूर नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैंने गहरी सांस ली और कपड़ा पानी की बाल्टी में फेंक दिया। शू, फान डेबियाओ बहुत खुश हो गए। अरे छोटे, ये तो बहुत सीधा है। मैंने कहा, तुम एक समझदार बच्चे हो, तो हम कल अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ये सेंशन सच में दूरदर्शी है। आपका यह कारोबार निश्चित रूप से और बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं आपको अमीर बनने में बाधा नहीं डालूंगा। अच्छा काम करो, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। फिर वे संतुष्ट होकर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा, उनकी सीढ़ियों की आवाज सुनता रहा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब आवाज पूरी तरह से खत्म हो गई, मैंने सीधे फोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो, क्या ये छोटे गू है? मैं येचन हूँ। येगा, क्या हुआ? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी दुकान के सामने जो दुकान आधे साल से खाली है, क्या वह अभी भी है? हाँ, वह तो रोज लटकी रहती है। मकान मालिक तो जल्दी में है। क्या हुआ भाई? तुम्हारे मन में कोई विचार है? किराया कितना है? पहले 1,500 था, लेकिन अब मकान मालिक ने कहा अगर कोई लेना चाहता है तो 900 में दे देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विदेश जाना है, दुकान जल्दी से जल्दी देना है। 900? हाँ, 900। और उन्होंने कहा अगर कोई दिल से किराए पर लेना चाहता है तो लंबा अनुबंध कर सकते हैं। तुम मकान मालिक से कहो मैं किराए पर ले रहा हूँ। 5 साल का अनुबंध, अभी ही हस्ताक्षर कर लो। 5 साल का अनुबंध, अभी ही हस्ताक्षर। ये तुम वहाँ किराए पर नहीं ले रहे? नहीं ले रहा। तुम अनुबंध लेकर आओ। मकान मालिक से दुकान के दरवाजे पर मिलो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत एक और नंबर डायल किया। हेलो, क्या यह शुनफा बंजागुन से है? मुझे अभी घर बदलना है। पैसे की चिंता मत करो। हुईमिनलू शरसैन हो, शायद पूरी रात लग जाएगी। पैसे की कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर ने सहमति दी। जब मैंने फोन रखा तो ज्यादा समय नहीं लगा। एजेंट छोटी गू और मकान मालिक सामने की दुकान के दरवाजे पर पहुंच गए। मैं भी वहां गया। सामने का मकान मालिक एक 50 साल का आदमी है। सोच रहा है क्या तुम किराए पर लेना चाहते हो? हाँ, मैं किराए पर ले रहा हूँ। छोटी गू ने पास में मदद की। लियूगा, ये है जो मैंने तुम्हें बताया। येगा, वह सामने रेस्टोरेंट चला रहा है। कारोबार शानदार है, बिल्कुल भरोसेमंद। लियूग ने दुकान के रोलर शटर का दरवाजा खोला। अंदर खाली था। मेरे उस दुकान से थोड़ा बड़ा, आकार भी और सही था, और पानी और बिजली भी थी। यह जगह काफी समय से खाली है। लियूग थोड़ी शर्मिंदगी से हाथों को रगड़ने लगे। कोई बात नहीं, 900 1 महीने, 5 साल का अनुबंध है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर तुम सच में 5 साल का अनुबंध कर सकते हो तो 1 महीने का 3 गुना, मैं 1 महीने का 12 गुना। लियूगा और छोटी गू दोनों चौंक गए। मैं हर महीने किराए की चिंता नहीं करना चाहता। क्या तुमने अनुबंध का कर्ज लिया है? अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लियूगा उत्साहित होकर अनुबंध निकालते हैं। छोटी गू जल्दी से एक पेन देती है। मैंने अनुबंध लिया, एक एक करके जल्दी से पढ़ा। सभी मानक शर्तें थीं। किराया 5 साल, किराया नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। अंत में अपने नाम पर हस्ताक्षर किया और फिर उनके सामने मैंने किराया लियूगा के खाते में ट्रांसफर कर दिया। चाबी तुम्हें। बॉस, आगे से यह दुकान तुम्हारी हो गई। अगर कोई पानी या बिजली की समस्या हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करो। मैंने चाबी ली। अच्छा, फिर मैंने मुड़कर जाना शुरू किया।
छोटी गू मेरे पीछे आई। अरे अरे ये तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? घर बदलने की जल्दी नहीं है। वापस सामने एक बड़ा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। कुछ श्रमिक धूम्रपान कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो सिगरेट बुझा दी। तुम ही ये लॉबेन हो, है ना? हाँ मैं हूँ। तुम लोगों का धन्यवाद। कोई बात नहीं, पैसे के लिए काम करना है। उसने दुकान के अंदर एक नजर डाली। सभी सामान अंदर हैं। मैंने उन्हें अंदर ले गया। सभी सामान सब ले जाओ, एक भी नहीं छोड़ना। चिंता मत करो, पैसे सही हैं। भाइयों शुरू करो। श्रमिक तुरंत काम करने लगे। एक समूह ने चाय, एक समूह ने पैकिंग की, एक समूह ने बैन। मेरे स्टाफ छोटे लिन को भी मैंने एक फोन करके बुला लिया। जब वह अंदर आया तो वह चौंक गया। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें निकाल दिया? मैंने उसे एक मसाले का पैकेट दिया। नहीं, हम एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं। जगह बदल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वहाँ। क्या वह आधे साल से खाली नहीं है? सुना है भूत है। लोगों की बकवास मत सुनो। मकान मालिक ने किराया कम किया, सस्ता। छोटे लिन ने ज्यादा नहीं पूछा, तुरंत पैकिंग में मदद करने लगा। सुबह 3 बजे दुकान आखिरकार आधी खाली हो गई। मैंने दोगुना पैसा दिया। श्रमिक हंसते हुए चले गए। जब सुबह का उजाला हुआ, नई दुकान पहले से ही तैयार थी। छोटे लिन बहुत थक गई थी। मैंने उसे पहले आराम करने के लिए कहा। दोपहर को फिर आना। शाम को 6 बजे दिन का उजाला। मैंने तौरमी को आग लगाई। आज का पहला सूप पकाया। 7 बजे आधा। मैंने एक कटोरी नूडल्स बनाई। खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे खा रहा था। यहाँ से देख रहा था। ठीक सामने उस परिचित दुकान के दरवाजे को देख सकता था। उसकी रोलर शटर दरवाजा कसकर बंद था, जैसे एक खोई हुई चेहरा। नूडल्स खाने के बाद मैंने येजा सैगवान का साइन बोर्ड साफ किया और उसे नई दुकान के दरवाजे पर लटका दिया। फिर मैंने एक लाल कागज लिखा और दरवाजे पर चिपका दिया। नई दुकान का उद्घाटन। पूरे स्टोर पर 20% छूट। फान डे ब्याओ दिखाई दिया। उसने बंद रोलर शटर को देखकर एक पल के लिए चौंका। फिर उसने जोर से खींचा। पाया कि दरवाजा बंद नहीं था। एक झटके में वह ऊपर खींच गया। फिर वह पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था। उसने विश्वास नहीं किया और दुकान के अंदर दौड़कर एक चक्कर लगाया। फिर बाहर दौड़ा। फिर उसने फोन निकाला, जैसे मुझे कॉल करना चाहता था। लेकिन ठीक उसी समय उसने ऊपर देखा और मुझे सामने देखा। उस समय मैं अपनी नई दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक कप गर्म चाय लिए, शांति से उसे देख रहा था। इसलिए उसकी नजर धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर उस परिचित साइन बोर्ड की ओर बढ़ी। नीचे वह चकाचौंध करने वाला लाल कागज था, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति ठहर गई। इस समय मेरा पहला ग्राहक आया। वह पास के अपार्टमेंट में रहने वाली ली आंटी थी। वह हर सुबह यहाँ आकर एक कटोरी वॉन्टन खाती थी। ली आंटी मेरे नई दुकान को देखकर आश्चर्यचकित थी। अरे छोटे, ये तुम घर बदल गए? हाँ ली आंटी। आंटी, नया जगह थोड़ा बड़ा है। आज 20% छूट है। वही पुराना खाना खाएंगे? खाना? क्यों नहीं, तुम कहाँ गए? मैं वहीं आ जाऊंगा। क्या वो तुम्हारा काला दिल वाला मकान मालिक है? ये क्या हुआ? शायद जीवन के बारे में सोच रहा है। फेंडर बियाओ ने हमारी बात सुन ली। उसने अचानक मुड़कर मुझे घूरा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दुकान में चला गया। ली आंटी, आपका वॉन्टन जल्द ही आ रहा है। बाद में फेंडर बियाओ सड़क के दूसरी तरफ आधे घंटे तक खड़ा रहा, जबकि मेरी दुकान में 3 टेबल ग्राहक पहले से बैठ चुके थे। छोटे, तुम ठीक हो? यह नई दुकान पहले से ज्यादा व्यस्त है। मैंने सोचा कि सामने दरवाजा क्यों नहीं खुला। मुझे डर लगा तुम भाग गए। हाँ, भागने का क्या? छोटे की कला जहाँ भी हो चमकती है। पुराने ग्राहक, तुम एक एक करके बात कर रहे थे। बहुत मजेदार था। वे सभी आस पास के पड़ोसी हैं जिन्होंने 3 साल तक मेरा खाना खाया है, मेरी कला और व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। इसलिए जब उन्होंने फेंडर बियाओ की तरफ देखा, उनकी आंखों में थोड़ी उपेक्षा और मजे देखने की भावना थी। अंततः फेंडर बियाओ ने हरकत की। उसने एक काली चेहरे के साथ सड़क पार की और मेरी नई दुकान की ओर बढ़ा। कुछ ग्राहक जो खाना खा रहे थे ने देखा और सभी ने अपनी चॉपस्टिक्स छोड़ दी। दुकान का माहौल अचानक तंग हो गया। छोटे लिन थोड़े डर गए। मैंने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और फिर फेंडर बियाओ के सामने खड़ा हो गया। फेंडर अंकल, आपको क्या काम है? उसका चेहरा सूजी हुई जिगर की तरह लग रहा था। ये चेन, तुम क्या मतलब रखते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। तुमने खुद कहा था अगर सहमत नहीं हो तो चले जाओ। अब मैं चला गया हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम यह नैतिकता नहीं समझते। हमने मौखिक रूप से सब तय कर लिया था। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पहला, हमने कोई नया अनुबंध नहीं किया। दूसरा, तुमने मुझे एजेंट के साथ मजबूर किया। सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुम मुझसे नैतिकता की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? ग्राहक भी मदद करने लगे। बिल्कुल लॉवन, तुमने यह काम सही नहीं किया। छोटे, 1 महीने में तुम्हें 3500 देते हैं। तुम एक बार में 8500 मांगते हो। तुम क्यों नहीं लूटते? बिल्कुल सही। मामला बहुत खराब है। यह सब छोटे लड़के की सफलता को देखकर जलन है। शुक्र है छोटे ने सीधे जगह बदल दी, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग उसे सूखा देते। फेंडर बियाओ का चेहरा लाल और नीला हो गया।
वह गुस्से में था, लेकिन उसने पाया कि वह सबका लक्ष्य बन गया है, इसलिए उसने मुझे डराने की कोशिश की। यू चेन, तुम मेरा इंतजार करो। क्या तुम सोचते हो कि यह मामला यहीं खत्म हो गया? इस सड़क पर मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अब यह कानून का समाज है। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो मैं कभी भी पुलिस को बुला सकता हूँ। माफ करना सभी, मैंने सबका खाना खराब किया। आज का खाना मेरी तरफ से है। दुकान में अचानक हलचल मच गई। चिल्लाने और खुशियों की आवाजें लगातार आ रही थीं। फेंडर बियाओ ने दरवाजे पर मुझे कई सेकंड तक घूरा। अंत में नफरत भरी नजरों के बीच वह शर्मिंदा होकर गाड़ी में चला गया और तेजी से भाग गया। मैंने उसकी गाड़ी को सड़क के मोड़ पर गायब होते देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे पता था कि फेंडर बियाओ इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला है। वह निश्चित रूप से कुछ चाल चलेगा। मैं रसोई में वापस गया, उबालते हुए शोरबे को देखा। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। तुम खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। नई दुकान का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे इस मामले के कारण मेरी छोटी दुकान अचानक एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई, इसलिए कई दिनों तक दुकान में कोई खाली सीट नहीं थी। छोटे लिन इतना व्यस्त था कि उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैंने एक और सर्विंग आंटी को अस्थायी रूप से बुलाया, तब जाकर मुश्किल से काम चलाया। और फेंडर बियाओ उस दिन भागने के बाद फिर कभी नहीं दिखा। सुना है उसने अपनी दुकान को फिर से एजेंट के पास रखा है। 1 लाख की मांग की है। एजेंट ने उसे वास्तविकता का सामना करने की सलाह दी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर मानता है। मेरा व्यापार इतना अच्छा है, इसका मतलब है कि यह जगह इतनी मूल्यवान है। वह विश्वास करता है कि अगला मैं आएगा। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ दिन बीत गए। उस दरवाजे के सामने न तो कोई किराएदार था, न ही दुकान देखने वाला कोई। लेकिन जब मैंने सोचा कि वह हमेशा के लिए बेवकूफ बना रहेगा, तब समस्या आ गई। सबसे पहले छोटे लिन ने महसूस किया। भाई, क्या तुमने सुना? बाहर कोई कह रहा है कि हमारे घर का खाना साफ नहीं है। किसने कहा? कई पुराने ग्राहक मुझसे पूछ चुके हैं। वह पास के उस जाहोदैन के जोशन है। आज वह सब जगह कह रहा है, हमारे घर में सबसे सस्ता जमी हुई मांस का उपयोग होता है, यहाँ तक कि तेल भी गंदे नाले का है। जोशन, मुझे याद आया, वह फेंडर बियाओ की पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध में है। वह माजांग का साथी है। और क्या? और लोग कह रहे हैं तुम असल में कोई बानका नहीं हो। तुम्हें फेंडर बियाओ ने बाहर निकाल दिया क्योंकि तुमने कई महीनों का किराया नहीं दिया। तुम पर कोई भरोसा नहीं है। यह तो साफ है कि यह सब झूठ है। मेरे मन में यह स्पष्ट है, यह फेंडर बियाओ खुद बाहर नहीं आना चाहता। उसने अपनी पत्नी को आगे किया। इस तरह की नीच घटिया चालें केवल ऐसे लोग ही सोच सकते हैं। उसी दिन दोपहर फेंडर बियाओ की पत्नी सीफन ने खुद मोर्चा संभाला। उसे देखो, वह एक खराब गुणवत्ता वाली घुंघराले बालों के साथ सड़क के किनारे कुछ छोटे दुकानों के सामने खड़ी थी। ऊंची आवाज में झूठ बोल रही थी। अरे, मैं तुम लोगों से कह रहा। लेकिन उसने इसे गंदा और अस्त व्यस्त कर दिया और किराया नहीं दिया। अंत में भाग गया। इस तरह के लोगों की दुकान कौन खा सकता है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आधी सड़क सुन सकती थी। कुछ अनजान राहगीर रुक गए और मेरी दुकान में झोंकने लगे। इस समय मेरी दुकान में कुछ टेबल ग्राहक खाना खा रहे थे। उन्होंने यह सुना और उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई। छोटे लिन का चेहरा सफेद हो गया। उसने झाड़ू उठाई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। भाई, मैंने उसे एक झटके से रोका। वापस आओ। लेकिन भाई, तुम उससे झगड़ोगे तो तुम उसकी चाल में फंस जाओगे। वह चाहता है कि हम सड़क पर गाली गलौज करें, मामला बड़ा हो जाए और उसकी छवि खराब हो जाए। तो क्या करें? उसे बोलने दो। वह जितना बुरा बोलेगा वह उतना ही बुरा पड़ेगा। मैंने अपना फोन निकाला, सेइफन की ओर रिकॉर्डिंग बटन दबाया। मैंने पूरे 5 मिनट रिकॉर्ड किया। वीडियो में सेइफन मेरे खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगा रही थी। उसके चारों ओर कुछ दुकान के मालिक और भी थे जो उसे समर्थन दे रहे थे। मैंने ग्राहकों से कहा, सभी बाहर जो कहा जा रहा है पुराने ग्राहकों को पता है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। और नए दोस्तों को आश्वस्त करने के लिए कल हम दुकान में एक कार्यक्रम करेंगे। कल दोपहर 12 बजे हमारी रसोई आधे घंटे के लिए खुली रहेगी। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। देखो, हम जो चावल, आटा, तेल, मांस और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं वे वास्तव में कैसे हैं। मैं ये चंद व्यापार करता हूँ। यह मेरी नैतिकता पर निर्भर करता है। छोटे भाई, हम तुम पर विश्वास करते हैं। मैं कल जरूर आऊंगा। बस कल मैं अपने पड़ोसी को भी लाऊंगा ताकि उन लंबी जबान वाली औरतों को दिखा सकें कि साफ क्या होता है। दुकान का माहौल फिर से सक्रिय हो गया और सड़क के दूसरी तरफ सेइफन गालियां देते हुए चली गई। मैंने उसकी दूर जाते हुए पीठ पर ध्यान दिया। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। सेइफन, फेंडर बियाओ, तुम सोचते हो कि यह सब खत्म हो गया। असली नाटक अभी बाकी है। अगले दिन मेरी रसोई खुलने का कार्यक्रम अचानक इस सड़क की बड़ी खबर बन गया। मैंने पहले से ही कई पर्चे प्रिंट किए। उन पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हल्का हल्का,
भारी भारी। ये जा स्याग्वार आपको रसोई देखने के लिए आमंत्रित करता है। नैतिकता की गुणवत्ता का गवाह बने। पर्चे छोटे लिन और कुछ उत्साही पुराने ग्राहकों ने वितरित किए। बगल के मोहल्ले और ऑफिस के बारे में बदल गया। पड़ोसी के वेसिन में मैंने खुद गतिविधियों की सूचना दी। चित्र वह वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। सेइफन का वह विकृत चेहरा बड़ा दिखाया गया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों को मोसाइक से ढक दिया। बस एक लाइन लिखी, अफवाहें समझदार लोगों तक ही सीमित होती हैं और सच्ची चीजों तक भी। इसने सभी की जिज्ञासा को पूरी तरह से जगाया। अगले दिन दोपहर 11:30 बजे मेरी दुकान के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। लोग फुसफुसा रहे थे। सब देखना चाहते थे कि मैं खुद को कैसे साबित करूंगा। फंदब्याओ और सेइफन भी आए। वे दोनों भीड़ के बाहर खड़े थे, चेहरा पीला। ठीक 12 बजे मैंने रसोई का दरवाजा खोला। सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। कल रात साफ किया गया था, इतना चमकदार कि इसे दर्पण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्श सूखा और साफ है। स्टेनलेस स्टील का चूल्हा और कार्यक्षेत्र, कोई धूल नहीं है। दीवार पर हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लटका हुआ है। कोने में अच्छी तरह से वर्गीकृत और व्यवस्थित कूड़ेदान है। मैं सभी को एक एक करके परिचित कराता हूँ। ये हमारे घर का चावल है, डोम्बे वूटांग चावल। ये हमारे घर का तेल है, बड़ा ब्रांड, जीएमओ मुक्त। खरीदारी की रसीद दीवार पर चिपकी हुई है, सब देख सकते हैं। यह सच है, रसीद की तारीख कल की है। यह हमारे पास आज सुबह आया हुआ पोर्क है। सब इस रंग और लोच को देखिए। मैं जो सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ उन्हें कम से कम 3 बार ताजे पानी से धोया जाता है। यह रसोई मेरे घर से भी साफ है। सोइए, आप सच में एक सजग व्यक्ति हैं। अब मैं निश्चिंत हूँ, आगे से हर दिन यहाँ आकर खाऊंगा। आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कौन जानता है कि क्या आप आज विशेष रूप से दिखावा कर रहे हैं। जान सो, आपकी यह बात सही नहीं है। मैंने सोए के यहाँ 3 साल खाया है, कभी भी पेट नहीं खराब हुआ। इंसान कैसे है, यह दिखावा नहीं किया जा सकता। सभी को शायद जिज्ञासा है कि मैं यह गतिविधि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक उत्साही महिला थी सड़क पर। बस ऐसे ही मुझे व्यवस्थित किया गया। सड़क पर मुझे ऐसे ही व्यवस्थित किया गया। वीडियो चलना शुरू हुआ। सेइफन की वह तेज और अप्रिय आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। सेंजान एकदम चुप हो गया। सभी की नजरें एक साथ भीड़ के बाहरी मनोवैज्ञानिक बिंदु पर लग गईं। एचडी चित्र उन चीजों के साथ जो देखने में नहीं आती, सब सफेद हो गया। सब देखिए, यही अफवाह का स्रोत है। मैंने वीडियो बंद कर दिया, शांत नजर से हर एक व्यक्ति को देखा। अंत में फांदब्याओ और सेइफन पर। मैंने यहाँ 3 साल व्यापार किया है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी आत्मा के साथ न्याय किया है। मेरे मकान मालिक ने, क्योंकि मैंने उसकी अत्यधिक लंबे समय तक बैठने की मांग को नहीं माना, अपनी पत्नी को मुझे इस तरीके से बुलाने दिया। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? भीड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? ये बहुत अमानवीय है। ये तो बस बकवास है। खुद का दिल काला है और फिर दूसरों को काटता है। ये क्या है? असल में यह इसीलिए है क्योंकि वह लंबा नहीं हो सका। उस युवक से बदला लेना, सच में कोई शर्म नहीं। गालियां जैसे लहर की तरह फंदब्याओ और उसकी पत्नी की ओर बढ़ गईं। फंदब्याओ ने अपनी पत्नी को पकड़ा और शर्मिंदा होकर भाग गए। मेरी छोटी दुकान ने इस हंगामे के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की और साफ सुथरे का पर्याय बन गई। उसी दिन दोपहर एक युवा, जो वास्तव में फंदब्याओ की दुकान किराए पर लेने का इरादा रखता था, दूध की चाय की दुकान खोलने के लिए, जब उसने पूरी घटना की कहानी सुनी तो उसने सिर हिलाते हुए चला गया। ये बहुत डरावना था और मैं उस सामने की बंद शटर दरवाजे को देख रहा था, जो अभी भी कसकर बंद था। मन में शांति थी। फंदब्याओ, तुम्हारा नुकसान तो अभी शुरू हुआ है। रसोई के ओपन डे के अगले दिन मेरी दुकान के दरवाजे पर कतार लग गई। सोलिन दरवाजे पर व्यवस्था बनाए रख रहा था। उसकी आवाज तक बैठ गई थी। दोपहर में एक मध्यम आयु का आदमी अंदर आया। वह मेरे पुराने दुकान के बगल में नाई की दुकान चलाने वाला माशिफ था। वह भी फंदब्याओ का किराएदार है। ये लोबैन माशिफू, क्या आपकी कोई बात है? मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद किस बात के लिए? धन्यवाद कि आपने हमारे लिए यह बुरा बदला लिया। वह फंदब्याओ सच में कोई इंसान नहीं है। वह भी मुझे किराया बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, 2000 से 4500 तक। मैं यह छोटी नाई की दुकान चला रहा हूँ। कहाँ से इतनी सारी पैसे कमाएंगे? मैंने उससे आधे दिन तक बात की। तब उसने कहा कि मुझे 3 महीने का और समय दिया जाएगा। मैं इन दिनों सो नहीं पा रहा था। 3 महीने, मुझे तुरंत समझ में आ गया। फंदब्याओ पहले मुझसे निपटने की कोशिश कर रहा था। यह एक जाल था, बस मुझे मान लेना था। बाकी किराएदार भी बस उसकी चाकू के नीचे आ जाते। न केवल मैं और लॉली, जो हार्डवेयर की दुकान चलाता है, और जॉगर, जो छोटी सुपरमार्केट चलाता है। उसने सभी को सूचित किया। सभी छोटे व्यवसाय हैं। उसने ऐसा करके सभी लगभग जीने के लिए मजबूर हो गए।
अब ठीक है, तुमने ऐसा हंगामा किया, वह एक सड़क के चूहा बन गया। इन 2 दिनों में वह किराया बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। अगर वह फिर से 500 की मांग करता है तो आप लोग मत डरिए, एकजुट होकर एक साथ समुदाय या सड़क कार्यालय में मध्यस्थता के लिए जाएं। उसे सबसे ज्यादा डर है कि मामला बढ़ जाए। समझ गया एर्लोबेन, आप सच में हमारे मुख्य आधार हैं। आगे से नाई की दुकान में मैं आपको 50% छूट दूंगा। माँ शिव को विदा करने के बाद मेरे मन में एक अलग एहसास था। मेरी पहली प्रतिक्रिया केवल अपने को बचाने के लिए थी, लेकिन अब इस मामले का एक गहरा अर्थ हो गया है। मैं अब अकेला नहीं हूँ। दोपहर में मैंने समय निकालकर सामने की पुरानी दुकान में गया। शटर दरवाजा कसकर बंद था। दरवाजे पर लाल पेंट से 3 बड़े शब्द लिखे गए थे, काला दिल वाला इंसान। खुद का लिखावट टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि लिखने वाला बहुत गुस्से में था। पास में एक कछुआ भी चित्रित किया गया था। मुझे नहीं पता फांदब्याओ ने जब यह दृश्य देखा होगा तो उसका चेहरा कितना शानदार होगा। अगले कुछ दिनों में फैंडब्याओ की दुकान पूरी तरह से एक मजाक बन गई। कहा जाता है कि उसने किराया 3500 पर वापस कर दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। एक ऐसा व्यक्ति जो किराए पर रहने के लिए निर्भर है, जब उसका घर किराए पर नहीं जाता और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो जाती है तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने सोचा कि वह बस ऐसे ही चुप हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक व्यक्ति की सीमा को कितना कम समझा। उस दिन शाम को जब मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, मैंने अभी कूड़ा फेंका, देखा कि फैंडब्याओ गली में फोन पर बात कर रहा था। मैंने सुना कि वह हमें रिपोर्ट करने की बात कर रहा था। हमें क्या रिपोर्ट करना है? क्या फायर डिपार्टमेंट की योग्यता है या स्वास्थ्य में समस्या है? उसने कहा कि उसके पास ऊपर कुछ जानकार हैं जो हमें बंद करने के लिए कहेंगे। मैं दरवाजे पर गया। सच में देखा कि फांदब्याओ दूर के कोने में गुस्से में बड़बड़ कर रहा था। अगले दिन सुबह परेशानी दरवाजे पर आ गई। पहले आने वाले लोग स्वास्थ्य विभाग के थे। 3 लोग यूनिफॉर्म में थे। हम बाजार पर्यवेक्षण प्रबंधन ब्यूरो से हैं। जनता की शिकायत मिली है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा है। हमें आकस्मिक जांच करने की आवश्यकता है। दुकान में ग्राहक चुपचाप खाने में लगे थे, उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। स्वागत है, हमें कैसे सहयोग करना चाहिए? सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निकालो। रसोई, गोदाम, हमें सब कुछ जांचना है। सॉलिन ने हमारे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निकाले और उन्हें सौंप दिए। मैं उन्हें पीछे की ओर ले गया। उन्होंने बहुत ध्यान से जांच की, लगभग अंडे में से हड्डी निकालने की तरह। एक व्यक्ति ने टॉर्च लेकर स्थिति और दीवार के कोनों की दरारों की जांच की। एक व्यक्ति ने फ्रिज खोला और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया, और एक व्यक्ति मेरे खरीदारी के पर्चे और विभिन्न सामग्रियों की गुणवत्ता की देखरेख कर रहा था। और मेरी रसोई, क्योंकि हाल ही में ओपन डे की बड़ी सफाई से गुजरी थी और सामान्यतः भी बहुत साफ रखी जाती थी, इतनी साफ कि वे कोई भी दोष नहीं निकाल सके। जांच के अनुसार आपकी वेशन रोंगकोंग जीबन फुह ग्वेडिंग, हम एक जांच रिपोर्ट जारी करेंगे। आशा है कि आप इसे बनाए रखेंगे। धन्यवाद, हम ध्यान देंगे। जैसे ही वे गए, दुकान के दरवाजे पर कुछ लोग फिर से आए। ये इस बार अग्निशामक विभाग के थे। जिम्मेदार कौन है? हमें शिकायत मिली है कि आपके यहाँ अग्निशामक सुविधाएं पूरी नहीं है और सुरक्षा निकास अवरुद्ध है। दुकान में मौजूद ग्राहक अब सब समझ गए। हे, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि कोई जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा है? बिल्कुल। एक लहर गई और दूसरी आ गई। यह निश्चित रूप से उस काले दिल वाले मकान मालिक का काम है। मैंने जल्दी से फिर से पैसे इकट्ठा किए। मैं ही मालिक हूँ। आपको किसकी जांच करनी है, बताइए। अग्निशामक काम करते समय बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतते। उन्होंने अग्निशामक यंत्र की उत्पादन तिथि और दबाव गेज की जांच की और यह देखा कि क्या आपातकालीन निकास अवरुद्ध है। उन्होंने धुआं अलार्म की भी जांच की कि वह काम कर रहा है या नहीं। परिणाम बिल्कुल उसी तरह था जैसे स्वास्थ्य जांच के समय। अग्निशामक सुरक्षा मजाक नहीं है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, सराहना के योग्य हैं। मैंने अभी तक धन्यवाद कहने का समय नहीं पाया था, तभी दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। क्या यह जिया छोटा रेस्तरां है? इस बार आगमन वाणिज्यिक विभाग के लोग थे। मैंने गहरी सांस ली। नमस्ते, मैं ही हूँ। क्या इस बार फिर से कोई समस्या है? वाणिज्यिक कार्यालय के लोगों ने मेरी व्यापार लाइसेंस की जांच की और यह भी देखा कि क्या मैंने झूठी प्रचार की कोई योजना बनाई है। मैंने नया कागज उन्हें दिया जिसमें लिखा था कि कानूनी प्रतिनिधि मेरा अपना नाम है। उन्होंने फिर मेरे दरवाजे पर लगे नए दुकान उद्घाटन के लाल कागज की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या मैंने इसे पंजीकृत किया है। मैंने उन्हें बताया कि यह एक अस्थायी प्रचार गतिविधि है जो कानून की अनुमति के दायरे में है। उन्होंने मेरी दुकान में एक चक्कर लगाया। अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला और वे चले गए। जाते समय टीम के नेता ने गंभीरता से मुझे एक नजर से देखा। भाई, व्यापार करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सभी कानूनी दस्तावेज हैं
तो कोई भी आपको नहीं छू सकता। कुछ लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, वे बेवजह सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम इसे संभालेंगे। धन्यवाद। तीसरी लहर के लोग जब मेरी छोटी दुकान से चले गए। अच्छा किया छोटे, अब देखो उस कमीने के पास और क्या चालाकी है। सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी नाक में आंसू आ गए, मैं रोने ही वाला था। जल्दी से सबको एक इशारा किया, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। इस तूफान के बाद मेरा व्यापार न केवल गिरा नहीं बल्कि और भी बढ़ गया। मैंने एक सुबह में 3 बार प्रवर्तन विभाग के निरीक्षण का सामना किया और हर बार सफलतापूर्वक पार किया। यह घटना एक विस्फोटक समाचार बन गई। मेरा छोटा रेस्तरां अब केवल एक अच्छे रेस्तरां नहीं बल्कि एक आदर्श व्यापारी बन गया। लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ खाना खाने में 3 स्तर की सुरक्षा है, जो अपने घर से भी ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए उस दिन दोपहर मैंने पैसे निकालकर एक झंडा बनवाने का फैसला किया और कुछ पोस्टर भी छपवाए। पोस्टर पर मैंने सबसे बड़े अक्षरों में लिखा, बाजार पर्यवेक्षण प्रबंधन ब्यूरो, अग्निशामक टीम, वाणिज्यिक प्रबंधन ब्यूरो के सभी नेताओं का स्वागत है। हमारे दुकान की जांच और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। प्राधिकृत विभागों द्वारा सख्त जांच के बाद हमारी दुकान खाद्य सुरक्षा, अग्निशामक सुरक्षा और कानूनी संचालन आदि सभी पहलुओं में पूरी तरह से मानक पर है। नीचे मैंने एक छोटी लाइन भी जोड़ी, सरकारी प्रमाणित सुरक्षित छोटा रेस्तरां, सभी का स्वागत है। मैंने यह पोस्टर दुकान के दरवाजे पर सबसे प्रमुख स्थान पर चिपका दिया। फिर मैंने उस झंडे को लेकर, जिस पर लिखा था न्यायपूर्ण प्रवर्तन, ढोल बजाते हुए सड़क पर निकला। सभी के सामने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। सड़क पर कार्यालय के नेताओं के चेहरे पर लाल और सफेद रंग आ गया। वे निश्चित रूप से जानते थे कि इसके पीछे क्या साजिश है, लेकिन जब इतने सारे पड़ोसियों के सामने ऐसा किया गया तो वे केवल झंडा स्वीकार कर सकते थे और मुस्कुराते हुए मेरी समझदारी की प्रशंसा कर सकते थे कि मैं एक उत्कृष्ट व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस तरह मैंने यह विरोधाभासी कदम उठाया और पूरी सड़क को हिला दिया। सभी लोग मेरी इस चाल से चौंक गए और फिर हंसते हंसते लौटपुट हो गए। ये तो जैसे वान डेबियाओ का चेहरा जमीन पर रगड़ना था। वह पैसे देकर संबंध बनाने आया था। परिणाम स्वरूप उसने मुझे मुफ्त में प्राधिकृत प्रमाणन दिया, जो मेरे लिए खुद को प्रचारित करने का एक बड़ा अवसर बन गया। फिर ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने सुना कि वान डेबियाओ को श्रम विभाग द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई थी। कहा गया कि अगर वह फिर से शिकायत का दुरुपयोग करता है तो वह सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है तो उन्हें कानून के अनुसार गंभीरता से निपटा जाएगा। वान डेबियाओ पूरी तरह से इस सड़क का मजाक बन गया। उसका नाम काले दिल वाले, निर्दयी और आत्मनिर्मित समस्याओं के साथ जुड़ गया। शे युवेन सबसे पहले बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपनी सारी नाराजगी वान डेबियाओ पर निकाल दी। मैंने कई बार उनके घर के नीचे से गुजरते समय ऊपर से तेज झगड़े और चीजें फेंकने की आवाजें सुनी। बेवकूफ, अब मैं बाहर निकलने पर सिर उठाकर नहीं चल सकती। ये तुम्हारा ही किया हुआ है। बाहर जाकर एक लंबी जीभ वाली औरत की तरह बेतुका बोल रही थी। अब देखो, किसी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुम लालची नहीं होती और किराए की एक छोटी सी रकम नहीं चुकाती तो क्या आज यह स्थिति होती? वान डेबियाओ ने बाहर जाकर अपनी इज्जत खो दी। घर पर भी वह अपनी पीठ सीधी नहीं कर सका, इसलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। हर दिन वह नशे में धुत रहता था। उसकी आंखें दिन ब दिन डरावनी होती जा रही थीं और मास्टर माँ और उनके लोग भी मेरी प्रेरणा से एकजुट हो गए। उन्होंने 5 व्यापारियों को एक साथ मिलकर वान डेबियाओ के पास जाने का फैसला किया। वान डेबियाओ ने निश्चित रूप से मना कर दिया, चिल्लाते हुए कि वह उन्हें पूरे साल बाहर निकाल देगा। मास्टर माँ ने प्रतिनिधि के रूप में बिना घबराए एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला। वान डेबियाओ पूरी तरह से चौंक गया। अंत में उसे अपने दांतों को चबाते हुए उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस दिन से वान डेबियाओ और भी अधिक शराब पीने लगा। रात में जब वह नशे में होता तो वह सड़क के पार खड़ा होकर मेरी छोटी दुकान को घूरता रहता। उसकी आंखों में केवल नफरत और असंतोष था। इसलिए उस दिन मैंने दुकान और दरवाजे पर 4 उच्च डेफिनेशन रात के कैमरे लगवा दिए। कुछ दिनों बाद आधी रात को वान डेबियाओ गहरा हो गया। उसे एक काले रेनकोट में देखा गया, हाथ में एक लाल पेंट की बाल्टी लिए सीधा मेरी दुकान के दरवाजे पर आया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाल पेंट मेरी कांच की दरवाजे और पोस्टर पर डाल दिया। इसके बाद उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उसने एक खाली बाल्टी उठाई और कांच के दरवाजे पर जोर से 2 बार मारा। यह सब करने के बाद वह भारी सांस लेते हुए खाली बाल्टी फेंक कर रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सुबह छोटा लिन पहले दुकान पर आया। फिर उसने चिल्लाते हुए मुझे फोन किया। मैं जल्दी से वहां गया। मैंने देखा कि छोटा लिन गुस्से में कांप रहा था। यह निश्चित है, तुम पहले घबराओ मत। तुम कुछ सफाई करने वाली आंटियों को ढूंढो और यहाँ साफ
सुथरा करवा दो। ज्यादा पैसे खर्च करने में कोई बात नहीं है, सुनिश्चित करो कि व्यापार शुरू होने से पहले यह जगह पहले जैसी हो जाए। भाई, तो क्या यह मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा? कैसे हो सकता है? तुम पहले बाऊजियों को ढूंढो, बाकी का काम मुझे सौंप दो। यह कहकर मैंने दुकान में वापस जाकर पिछले रात का सीसीटीवी वीडियो निकाला। लाल पेंट डालना, दरवाजा तोड़ना और एक भयानक चेहरे के साथ भागना, पूरा घटनाक्रम उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड किया गया, खासकर जब उसने पेंट डालने के बाद अपना चेहरा उठाया। इस मुकाबले का अंत होना चाहिए। मैंने वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया और उसके सामने का रिकॉर्ड किया हुआ क्षण भी लिया। अंत में मैं गाड़ी लेकर शहर के फोटो स्टूडियो गया। मालिक, कृपया इस तस्वीर को 24 इंच के फोटो में प्रिंट करें। मालिक ने स्क्रीनशॉट देखकर एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, क्या ये वही वेंडर बियाओ नहीं है जो हुआई मिन रोड पर है? हाँ, यही है। आधे घंटे बाद मैं गया। 3 घंटे बाद मैं फोटो लेकर अपनी छोटी दुकान की ओर लौट रहा था। इस समय सफाई करने वाली आंटियां लगभग दरवाजे के पेंट को साफ कर चुकी थीं और अंतिम सफाई कर रही थीं। मैंने उनकी परवाह नहीं की और सड़क पार करते हुए वेंडर बियाओ की उस खाली दुकान के सामने पहुंच गया। फिर मैंने सुपर ग्लू निकाली और इस विशाल फोटो को सही से रोलर शटर के बीच में चिपका दिया। मैंने फोटो के नीचे एक बड़ा अक्षर लिखा, व्यक्ति की तलाश। यह व्यक्ति कल रात 2 बजे अमीरों की छोटी दुकान में जानबूझकर तोड़फोड़ कर रहा था। इसके अपराध का कारण और आगे की योजना भी बता सकता है। इनाम 5000 युआन। वहां से गुजर रहे कुछ पड़ोसियों ने इसे देखकर आवाज दी, हे भगवान, क्या यह व्यक्ति वेंडर बियाओ नहीं है? क्या यह अपराध नहीं है? खुद का अपराध का फोटो अपने दरवाजे पर चिपकाना। इसका चेहरा तो पूरी तरह से बेदाग हो गया है। यह खबर पंख लगाकर तेजी से फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में वेंडर बियाओ की दुकान के बाहर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। हंसने की आवाजें, संदेह की आवाजें, गालियां, ये सब एक साथ गूंज रही थीं। इस पल में वेंडर बियाओ की प्रतिष्ठा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तब मैंने धीरे धीरे अपना फोन निकाला और 110 दबाया। क्या ये पुलिस है? मुझे रिपोर्ट करनी है। कल रात किसी ने मेरी दुकान में जानबूझकर तोड़फोड़ की। मेरे पास पूरी निगरानी वीडियो है और मैंने संदिग्ध की पहचान भी कर ली है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें वह यूएसबी ड्राइव दी जिसमें पूरा वीडियो था। सर, यह सबूत है। संदिग्ध उस सामने वाली इमारत में है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह वहां है? हाँ, 3री मंजिल, 3020। सैकड़ों पड़ोसियों की आंखों के सामने 2 पुलिस वाले वेंडर बियाओ के रहने वाली इमारत में चले गए। ज्यादा समय नहीं लगा। लारी लारी वेंडर बियाओ को बाहर लाया गया। जब वेंडर बियाओ ने देखा कि उसका चेहरा, जो कई गुना बड़ा हो गया है, अपनी दुकान के दरवाजे पर चिपका हुआ है और अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तब उसकी अंतिम मनोवैज्ञानिक रक्षा पूरी तरह से टूट गई। इसलिए वह 2 पैरों पर गिर पड़ा। मैं अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, इस दृश्य को ठंडे दिल से देख रहा था। यह लड़ाई, जो लगभग 1 महीने तक चली, आखिरकार समाप्त हो गई। वेंडर बियाओ के जाने के बाद पूरा वातावरण शांत हो गया। पुलिस की गाड़ी की चमकती हुई लाइटें कोने में गायब हो गईं और भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। लेकिन हवा में अभी भी उत्साह और चर्चा की गंध थी। वेंडर बियाओ अगले कुछ दिनों तक उनकी बातचीत का विषय बन गया। मैं शांतिपूर्वक छोटे लिन से कहा, मेहमान जल्दी आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। भाई, क्या हम आज भी खोले रहेंगे? खोलेंगे, क्यों नहीं? आसमान गिरने पर भी हमें खाना खाना है। हमारा काम है लोगों को अच्छा खाना खिलाना। जाओ। छोटे लिन ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। आधे घंटे बाद फूजिया छोटी दुकान ने समय पर अपना दरवाजा खोला, जैसे कि वह नाटक कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सभी समझते थे कि कुछ चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। उस दिन दोपहर में मुझे थाने से फोन आया कि मुझे वहां आकर एक बयान देना है। इसलिए मैंने दुकान छोटे लिन को सौंप दी और अकेले चला गया। फिर मैंने लंबी अवधि से शुरू किया, अफवाहों से लेकर गंभीर चोटों तक, फिर जानबूझकर रिपोर्ट करने तक, और अंत में कल रात के कुछ घटनाओं को एक बार में बताया। वेंडर बियाओ ने जानबूझकर आपके निजी संपत्ति को 5000 युआन से अधिक का नुकसान पहुंचाया है, जो पहले से ही आपराधिक मामले के लिए मानक है। वेंडर बियाओ ने भी अपराध के तथ्यों को स्वीकार किया है। हम उसे कानून के अनुसार आपराधिक हिरासत में लेंगे और फिर अभियोजन पक्ष को सौंपेंगे। आपको पीड़ित के रूप में अदालत में पेश होना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ, मैं सहयोग करूंगा। थाने से बाहर आने के बाद मैंने गहरी सांस ली और ताजी हवा का अनुभव किया। मुझे लगा कि इन दिनों मेरे दिल में जो बादल थे वे आखिरकार पूरी तरह से उड़ गए हैं। आधे घंटे बाद मैं दुकान के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े लोगों का एक समूह तुरंत मुझ पर टूट पड़ा। मैंने देखा कि मास्टर माँ ने
उत्साह से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये लॉबैन, हम सब ने सुना है, बढ़िया काम किया। आपने हम सभी के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ा अत्याचार किया है। हाँ छोटे, ये आगे कुछ भी हो, बस आप बोलें, हम कभी भी संकोच नहीं करेंगे। आप सब बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। आगे सबको शांति से व्यापार करना चाहिए। फिर एक जोर से गिरकर मेरे सामने सीधे घुटने टेक दिए। ये लॉबैन, कृपया मुझे माफ करें। मेरे घर के लाओ वांग को छोड़ दो। वह इंसान नहीं है, वह बुरा है, उसने गलती की है। मैं उसकी ओर से आपको मुआवजा देने के लिए माफी मांगती हूँ। शेफेन, आप उठिए। आप मेरी दुकान में इस तरह कर रहे हैं, इससे मेरे व्यापार पर असर पड़ रहा है। ये लॉबैन, वह बस एक पल की मूर्खता थी। उसने ज्यादा शराब पी ली और 2 गुना नहीं 3 गुना। मैं हल्का सा हंस पड़ा। पैसा? शी, ये फेन, क्या आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ पैसे के लिए किया है? वह मेरे सवाल पर चुप हो गई, मुंह खोले बिना कुछ नहीं कह सकी। जब उसने मुझे मजबूर करने के लिए बिचौलिए के साथ आया कि किराया 3500 से बढ़ाकर 8500 कर दे, तब आप मुझसे कह रहे हैं कि वह एक पल की मूर्खता थी। यह उसके द्वारा कानून का उल्लंघन करने का मामला है। उसे कानून की सजा और शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि मेरी माफी। मेरी माफी की कोई कीमत नहीं है। क्या मैंने उसे दंडित नहीं किया? ये चेन, क्या मुझे कोई प्रतिशोध मिला? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसका प्रतिशोध आ चुका है। अब कृपया मेरी दुकान छोड़ दें, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। शिया ये फेन जमीन से उठकर खोई हुई आत्मा के साथ चली गई। कुछ दिनों बाद एक रियल एस्टेट कंपनी का प्रबंधक, जो हमेशा मेरी दुकान में खाना खाने आता था, जूडों जादोलो। ये लॉबैन, क्या आपको हमारी नई इमारत में अपनी छोटी दुकान खोलने में रुचि है? हमने शहर के पूर्व में एक नया व्यावसायिक परिसर विकसित किया है। अगले साल उद्घाटन होगा। आपकी कला और नैतिकता, हम आपके लिए सबसे अच्छे स्थान और सबसे अनुकूल किराया रखेंगे। शाखा खोलकर ये जिया छोटी दुकान को एक ब्रांड बनाने का एक नया और व्यापक क्षेत्र मेरे लिए बुला रहा है। 1 महीने बाद वेंडर बियाओ को जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 8 महीने की सजा सुनाई गई। वेंडर बियाओ की दुकान और घर उसके गिरफ्तार होने के बाद जल्दी ही एक बाहरी निवेशक द्वारा पूरी तरह से खरीद लिए गए। कीमत लगभग 30। यह पहले ही तोड़ दिया गया है, नए कांच की दीवार से बदल दिया गया है। फैन डे बियाओ का युग खत्म हो गया है और मेरी दृष्टि अब और दूर की ओर है। शहर के पूर्वी नए व्यावसायिक केंद्र की परियोजना की पुस्तक मेरे दराज में रखी है। इन दिनों मैंने अपने सिग्नेचर डिश की दुकान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। कोशिश कर रहा हूँ कि खाना बनाने की प्रक्रिया को मानकीकृत कर सकूं। मैंने एक ऑनलाइन व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम भी किया है। शियाओ लिन हर दिन मेरी व्यस्तता को लेकर चिंतित है। जिज्ञासा पूर्वक मुझसे पूछती है, हमारा व्यवसाय अब इतना अच्छा है, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? शियाओ लिन, यह दुकान सिर्फ हमारा प्रारंभिक बिंदु है। भविष्य में हम इस शहर में दूसरी और तीसरी व्यावसायिक छोटी दुकानें खोलेंगे। शियाओ लिन की आंखें अचानक चमक उठीं, भविष्य की आकांक्षा से भरी हुई, और शहर के पूर्वी नए व्यावसायिक केंद्र का प्रतिनिधित्व इस शहर के भविष्य के विकास की दिशा है। यह सरकार द्वारा समर्थित एक उभरता हुआ व्यावसायिक क्षेत्र है। योजना के अनुसार वह जगह खरीदारी, भोजन, मनोरंजन और कार्यालय को एक साथ लाएगी। लक्ष्य पूरे शहर के सबसे युवा, सबसे खर्चीले लोगों को आकर्षित करना है। रंगीन प्रभाव का उपयोग करते हुए मेरे लिए वह स्थान चिह्नित किया गया है। पहली मंजिल सड़क के किनारे है, चौक के फव्वारे के सामने है। यह पूरे व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला स्वर्णिम स्थान है। नीचे एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें किराए की योजना लिखी गई है। पहले 2 साल किराया माफ, तीसरे वर्ष के बाद 50% किराया। प्रबंधक चेन ने कहा, वे केवल मेरी कला को नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा को भी देख रहे हैं। और उस तूफान में मैंने जो दृढ़ता और बुद्धिमत्ता दिखाई है, उन्हें मेरी तरह एक कहानी और चर्चा का विषय बनने वाले आदर्श व्यापारी की आवश्यकता है, ताकि वे भीड़ को आकर्षित कर सकें। मेरी छोटी दुकान किसी न किसी अर्थ में एक साइन बोर्ड बन गई है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। यह एक अवसर है, लेकिन एक चुनौती भी है। वेइमिन रोड पर मैं पड़ोसियों की बातों पर निर्भर था, 3 साल की मेहनत पर, और एक पूरी तरह नए व्यावसायिक वातावरण में मुझे अधिक चयनात्मक ग्राहकों का सामना करना है और अधिक कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक और व्यावसायिक छोटी दुकान कैसे बनाई जाए। मेरी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता बस मैं खुद हूँ। हर डिश का तापमान, हर मसाले का अनुपात, सब कुछ मेरे दिमाग में है, मेरे हाथ में है। लेकिन मुझे एक शाखा खोलनी है, तो मुझे अपने इन हाथों को एक ऐसे मानकीकृत प्रक्रिया में बदलना होगा जिसे सीखा जा सके, दोहराया जा सके और सख्ती से लागू किया जा सके। इसलिए मैंने हर एक डिश को सामग्री के मात्रा, काटने के आकार, पकाने के समय और अंत में डाले जाने वाले सॉस के चम्मचों की संख्या तक मापने का काम किया। एक एक करके नोट्स लेना होगा, पाठ्यक्रम का उपयोग करना होगा, समय को मापने के लिए टाइमर का उपयोग करना होगा। शियाओ लिन ने देखा और चौंक गई। भाई, क्या तुम रासायनिक प्रयोग कर रहे हो? आज से तुम मेरे पहले छात्र हो। इस पुरानी दुकान को धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में सौंपना है। तुम्हें इस मानक का उपयोग करना सीखना होगा ताकि तुम मेरे जैसा ही स्वाद बना सको। शियाओ लिन की आंखों में
तुरंत एक आग जल उठी। उसने उन कुछ कागजों को पकड़कर जोर से सिर हिलाया। मानकीकरण के अलावा हमें प्रतिभा की भी आवश्यकता है। मुझे एक नए मुख्य शेफ की आवश्यकता है जो रेस्टोरेंट को संभाल सके। केवल उन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। शेफ की बुनियाद और प्रतिभा दोनों महत्वपूर्ण है। मैंने उद्योग में नौकरी की सूचनाओं पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से भी मदद मांगी कि वे उम्मीदवारों पर नजर रखें। सप्ताहांत में मैं खुद बस से शहर के पूर्वी हिस्से में गया। क्योंगशान व्यावसायिक केंद्र अभी भी बन रहा था। चारों ओर ऊंचे क्रेन और स्कैफोल्डिंग थे। हवा में सीमेंट और मिट्टी की गंध थी, लेकिन मैं उस निर्माण स्थल के सामने खड़ा था। उस इमारत को देख रहा था जो अब थोड़ी थोड़ी आकार ले रही थी। मेरे दिल में एक गर्मी थी। फैन डे ब्याह मुझे निराश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से मुझे एक दरवाजा खोल दिया जो एक व्यापक दुनिया की ओर ले जाता है। मेरा जीवन एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसका मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था। 15 दिन बाद मैंने शहर के पूर्वी नए व्यावसायिक केंद्र के डेवलपर के साथ एक लीज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के दिन प्रबंधक चेन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और कई स्थानीय मीडिया को भी आमंत्रित किया। ये लॉबैन, हम हवेई मिन रोड से निकले आम लोगों के नायक हैं। उनकी कहानी हमारे युग के छोटे लोगों की संघर्ष की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। समाचार प्रसारित होने के बाद मैं फिर से पड़ोसियों की चर्चा का केंद्र बन गया। 中心商业广场正式签约，将在城东开设分店。小叶真是有出息了，都要开分店，开到城东去了。那可不是，金子在哪儿都发光。以后我们想吃你做的菜，是不是还得跑老远啊？可不是嘛。面对老客人们的埋怨，我笑着一个个解释：叔叔阿姨们放心，这家老店不会关，永远是咱们惠民路的大本营。我会把小林教出来，保证味道跟以前一模一样。说到小林，他这段时间进步飞快，他几乎把所有休息时间都泡在了厨房里。一道简单的番茄炒蛋，他能严格按照流程炒上几十遍，直到炒出来的颜色、口感、酸甜度都跟我做的没两样。我看着他专注的策略，仿佛看到了几年前刚开店时的自己。我决定等新店开业走上正轨，就把这家老店的股份分给他30%。主厨的人选也在这时候有了着落。一个食材供应商给我推荐了个小伙子，叫庄强，今年26岁。他在市里一家5星级酒店做副厨，基本功扎实，但因为性格太直，不擅长处理人际关系，在酒店里一直被压着，得不到升职的机会。我约他见了一面，直接带他进了后厨。我做了一道菜让他尝，然后把勺子递给他，让他照着做一遍。他看我做了一遍招牌菜，吃了一遍。